आदाब, सलाम, नमस्कार। वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट मोटिवेशन सीरीज। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम इस सीरीज में आपसे उन लोगों की मुलाकात कराते हैं जो लोग अपनी जिंदगी में कामयाब हुए हैं और जो उन्होंने मिशन अपना लेकर चले थे जिंदगी का, या जो उन्होंने सपना देखा था उस सपने को उन्होंने साकार किया और अभी भी वो मेहनत कर रहे हैं क्योंकि उन्हें शायद अभी जिंदगी में और आगे जाना है। ऐसे ही हमारे आज के मेहमान हैं शाहरुख खान, जिनका ताल्लुक पसौंडा गांव से है। और आप जो हैं वो इस वक्त रायपुर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायपुर छत्तीसगढ़ में ट्रांसलेशन ऑफिसर हैं। शाहरुख खान साहब, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप एज ए ट्रांसलेटर आप काम कर रहे हैं एम्स में, और आपको तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा हो गया वहाँ काम करते हुए। हमारे इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है शाहरुख साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे मिजाज हैं आपके? हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ी अच्छी बात है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप ये सुनकर के कि आप ट्रांसलेटर हैं, और ट्रांसलेटर का जो काम होता है वो एक बड़ा मुश्किल काम होता है, इन द सेंस कि उसको कम से कम उन 2 जबानों पर, 2 भाषाओं पर कमांड होना चाहिए उसको। और आप जो ट्रांसलेटर हैं, आप इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश आप ट्रांसलेटर हैं। तो आपको दोनों भाषाओं पर कमांड होगा, तभी आप सही मायनों में इंसाफ कर सकेंगे उस ट्रांसलेशन के साथ में। आप एम्स में हैं। एम्स एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। इंडिया में अगर माना जाए तो मेडिकल लाइन में एम्स जो है वो सबसे बड़े इंस्टीट्यूट कहलाते हैं। कोर्स एम्स दिल्ली जो पहला इंस्टीट्यूट है वो आज भी इंडिया का टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट माना जाता है। आप ऐसे इंस्टीट्यूट में एज ए ट्रांसलेशन ऑफिसर आप काम कर रहे हैं। आप कुछ अपने बारे में बताएं, अपनी जो आपकी सफलता है कि आप गवर्नमेंट जॉब्स आजकल बहुत कम हो गए हैं और अब बहुत मुश्किल हो गया है गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जाना और हासिल होना। आप बहरहाल गवर्नमेंट जॉब में, और अभी आप रायपुर में हैं। ये बताएं आप कि ये जो यहाँ तक आप पहुंचे हैं रायपुर तक, एम्स रायपुर तक, इसका सफर कैसे आपने किया है? जी, मैं थोड़ी सी अपनी स्कूलिंग के बारे में बताइएगा, जो स्कूलिंग है आपकी, और फिर हायर एजुकेशन, एंड देन किस तरह से आप रायपुर पहुंचे हैं एम्स में। पहले तो मैं सर आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड किया अपनी कहानी बताने के लिए। वेलकम। अच्छा लगता है हमें जब किसी की सक्सेस स्टोरी शेयर की जाती है। जी, तो सबसे पहले सर मैं अपनी जड़ से शुरू करना चाहूंगा। मैं पसौंडा गांव से बिलोंग करता हूँ जी, जो कि एक पैशनेट गांव है। और मैं पसौंडा गांव से बिलोंग करता हूँ और मेरे परिवार में मेरे फादर है रोजुद्दीन साहब, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कार्यरत है। मेरे बड़े ताऊजी है फौजुद्दीन साहब, जो दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड है। और एक मेरे बीच वाले ताऊजी है फैजुद्दीन साहब, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही। मेरा स्कूलिंग दिल्ली से ही हुआ है। इंग्लिश मीडियम स्कूल से मेरा स्कूलिंग हुआ है 10वीं तक। 12वीं तक मैंने सीबीएसई से पढ़ाई की है। उसके बाद में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया। इंग्लिश ऑनर्स में मैंने एनरोल किया। मैंने ग्रेजुएशन वहां से पूरा किया। उसके बाद में मैंने एमए इंग्लिश किया वहीं से। उसके बाद में डिप्लोमा किया। ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किस कॉलेज से किया दिल्ली यूनिवर्सिटी में? जी, ग्रेजुएशन मैंने जाकिर हुसैन कॉलेज से किया है और पीजी मैंने किया है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से। अच्छा, यानी मेरठ से? जी जी, मेरठ से। जी जी, हाँ। उसके बाद में ख्वाब तो प्रोफेसर का था, लेकिन साथ साथ में फिर जॉब की इनसिक्योरिटी को थोड़ा देखते हुए मैंने डिप्लोमा कर लिया, ट्रांसलेशन का डिप्लोमा। अच्छा। फिर उसके हाँ जी, उसके बाद में मुझे पता था मेरे फादर बहुत ही जागरूक इंसान है, मैं बोलूंगा बेशक। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप प्रोफेसर के साथ साथ ये ट्रांसलेशन ऑफिसर वाली लाइन भी होती है, तो आप इसके लिए भी जा सकते हो। बी ग्रेड की जॉब होती है, ठीक ठाक जॉब होती है। जब तक आप प्रोफेसर ना बन जाओ तब तक ये चीज कर लीजिए। तो फिर मैं उसके लिए गया। मैंने थोड़ी मेरी एजुकेशन ऊपर वाले के रहमो करम से ठीक हुई है, तो मुझे ज्यादा थोड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने 1 साल लगन से तैयारी की अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में। और एम्स रायपुर की पहली वैकेंसी थी और यहाँ पे 3 ही वैकेंसी थी, और ऊपर वाले के रहमो करम से फर्स्ट यहाँ पे टॉप मैंने किया था। अच्छा, तो माशाल्लाह।
ये मेरी कहानी है। जी जी, चलिए बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। और आप बहरहाल एक कंपटीशन के थ्रू ट्रांसलेशन ऑफिसर आप बने हैं, और वो भी एक बहुत ही रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायपुर छत्तीसगढ़ में आप हैं। अब आगे आपका क्या प्रोग्राम है? क्या आप यहीं महदूद हो जाएंगे या इससे कुछ आगे बढ़ने का सपना देखा है आपने? नहीं, सपने तो सर हैं बेशक, और होने भी चाहिए। आदमी को जिंदा रहने के लिए सपने बहुत जरूरी होते हैं। अभी सब एक जो मेरा पहले से ख्वाब रहा है, एक तो मैं प्रोफेसर के लिए तैयारी कर ही रहा हूँ, और कहीं दिल में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कसक बाकी है कि मैं चाहता था हमेशा कि मैं आईएएस के लिए प्रिपेयर करना चाहता हूँ। हमेशा से मेरे दिल में कहीं ना कहीं था। तो अभी मैं उसी चीज के लिए अपना माइंड मेकअप कर रहा हूँ, क्योंकि गोल बहुत बड़ा है मुझे पता है, और तैयारी भी बड़ी होनी चाहिए। तो उसी चीज के लिए मैं प्रिपेयर, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ। हाँ, इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मैं तैयारी शुरू करूंगा इस चीज से। अच्छा। और यहाँ इसी फील्ड में जो आपका ट्रांसलेशन ऑफिसर का फील्ड है, इस फील्ड में कौन कौन से आगे प्रमोशनल एवेन्यूज हैं आपके लिए? जी, इसमें भी प्रोग्रेस काफी अच्छी है। हिंदी ऑफिसर के लिए आप जा सकते हैं, जो 5400 ग्रेड होता है, ग्रुप ए पोस्ट होती है गैजेटेड ऑफिसर की। और उसके बाद में आप असिस्टेंट डायरेक्टर बन सकते हैं मिनिस्ट्री में, डेप्यूटी डायरेक्टर बन सकते हैं मिनिस्ट्री में, जो भी वो भी बहुत एक अच्छी रेप्यूटेड पोस्ट होती है, गैजेटेड ऑफिसर 5400 6600। तो इसमें भी स्कोप काफी है। मुझे लगता है कि मैं इस प्रोफेशन में रहा लंबे टाइम तक, तो शायद मैं अपने आप के साथ जस्टिस ना कर पाऊं। हाँ, तो बेसिकली तो जैसे आपने शुरू में कहा कि आपका जो सपना है वो एक प्रोफेसर बनने का है, यूनिवर्सिटी टीचिंग में आने का है। तो उसमें जब आप यूनिवर्सिटी टीचिंग के लिए जाएंगे तो उसके लिए तो आपको जो है वो एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और एमफिल और पीएचडी आपको इंग्लिश लिटरेचर में करना पड़ेगा, चूंकि आप इंग्लिश में जाना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या कुछ आपने कहीं अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह या क्या कुछ किया है आपने? मैं लिटरेचर की मेरी प्रिपरेशन चल रही है, और नेक्स्ट ईयर का मैं नेट पे देने वाला हूँ। अच्छा, नेक्स्ट ईयर आप उसकी तैयारी, यानी आप तैयारी अभी कर रहे हैं उसकी? चलिए, बड़ी अच्छी बात है। चूंकि देखिए, जो सपने देखते हैं वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मानना था कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखने के बाद सोते नहीं हैं, बल्कि उनके वो सपने उन्हें सोने नहीं देते रादर। और वो मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और एक न एक दिन वो सपने जरूर कामयाब होते हैं। तो हमें ऐसी उम्मीद है कि आपने चूंकि जो सपना देखा है, आप उसके लिए मेहनत भी कर रहे होंगे, और वो एक न एक दिन आपका सपना कामयाब भी होगा। एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी होता है, जो आपका ये फील्ड है ट्रांसलेशन वाला, और उसमें बहुत सारे जॉब्स होते हैं। क्या उसका भी आपका कुछ तैयारी रही है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की? जी, मैंने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम दिया है। 2018 से मैं वो एग्जाम दे रहा हूँ। अच्छा, लेकिन इस बार मेरा वो क्रैक हुआ है। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। अच्छा, तो इसमें मैंने वो फाइनली क्रैक कर लिया है, और फाइनल कट ऑफ में मेरा नाम आना बाकी है। वैसे मुझे लगता है, मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि आ जाएगा, इतने मेरे मार्क्स है उसमें। और डीवी के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था, डीवी मेरा हो गया है। अब 31 अक्टूबर को फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, उसमें मुझे कोई अच्छी में अलॉट हो जाए। नहीं नहीं, हमें पूरी उम्मीद है जिस तरीके से आपने मेहनत की होगी, और जो आपके अंदर गोल की आपकी जो क्लैरिटी है, उससे हमें ऐसी उम्मीद लगती है कि आपका जरूर उसका टॉप लिस्ट में नाम आएगा और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। चूंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू भी जो रिक्रूटमेंट होते हैं वो बड़े रिप्यूटेड रिक्रूटमेंट हैं, और उसमें मेरे ख्याल से शुरू में जो अपॉइंटमेंट होता है वो अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी का होता है, और फिर प्रमोशन होते होते आप जो है उसमें मेरे ख्याल से ज्वाइंट सेक्रेटरी तक शायद आदमी प्रमोशनल होते होते काफी ऊपर तक पहुंच जाता है। ये बड़ी अच्छी सर्विसेज हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू जो रिक्रूटमेंट होते हैं। मैं ये चाहूंगा कि आप चूंकि इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं शाहरुख खान साहब, ये जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाला प्रोसेस है, इसके बारे में अगर आप कुछ थोड़ी सी रोशनी डाल सके उन बच्चों के लिए जो अपने आप को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू तैयार करना चाहें, सर्विसेज में जाना चाहें। एक तो कौन सी सर्विसेज हैं जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिनके लिए एक एग्जाम सेंट्रल एग्जाम कंडक्ट करता है, वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं? क्या उसके बारे में आप थोड़ा बता सकेंगे, और किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? चूंकि आप रिटन एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, आप इंटरव्यू क्लियर कर चुके हैं, सिर्फ आपका
फाइनल लिस्ट में नाम आना बाकी है, जो हम मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपका नाम आ जाएगा। तो उसके प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा बताइए, आप रोशनी डालिए उसके बारे में। जी, एसएससी जो कंडक्ट कराता है वो स्टेनोग्राफर के एग्जाम कंडक्ट कराता है, ट्रांसलेशन ऑफिसर के एग्जाम कंडक्ट कराता है, और सीजीएल के एग्जाम कंडक्ट कराता है, जो कि एक वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है एसएससी का। तो उसमें असल में लोगों को ये लगता है कि काफी टफ होते हैं ये एग्जाम्स, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम ना तैयारी लेट करना शुरू करते हैं। हम ये सोचते हैं कि पहले हमारी एजुकेशन पूरी हो जाए, उसके बाद हम तैयारी करेंगे आराम से। ये थोड़ा सा गलत एटीट्यूड मुझे लोगों का लगता है। मेरा मानना है कि अगर हम जैसे हम 9वीं क्लास में हैं, ठीक है, 9वीं क्लास से ही अगर हम अपने ही सब्जेक्ट की जो बुक्स है उसे ही अच्छी तरीके से पढ़ना शुरू कर दें, मतलब बुक को एक हम इस तरीके से पढ़े कि सिर्फ एग्जाम क्रैक, मतलब हमें अच्छे मार्क्स नहीं लाने हैं, हमें जो उसमें लिखा है वो अच्छी तरीके से उस नॉलेज को गेन करना है। तो से अगर हम अपनी 9th 10th 11th 12th से अपनी एजुकेशन अच्छी तरीके से करेंगे, क्योंकि सारी चीज वहीं से आती है, जो जीके है पूरा वहीं से आता है, जो मैथ्स है पूरा वहीं से आता है, तो हमें फालतू कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई हमें कोचिंग लगाने की जरूरत नहीं है। जी जी, वहीं से अगर हम तैयारी शुरू कर दें और उसके बाद में करंट अफेयर थोड़ा देखते रहे, मतलब जागरूक रहे कि दुनिया में चल क्या रहा है। हाँ। ऐसा ना हो कि नहीं एक हम सर्टेन एज पे पहुंच जाएंगे उसके बाद ही हमें प्रिपेयर करना है, तभी हमें दुनिया के बारे में जानना है, ये थोड़ा गलत एटीट्यूड है। हमें हमेशा से ही जागरूक होना चाहिए, और एज अ मुस्लिम तो मुझे लगता ही है कि आज के टाइम में ज्यादा जागरूक होना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल से इसके लिए आपको रेगुलर जो है न्यूज़पेपर्स जो है वो रेगुलर पढ़ने चाहिए। आजकल हो क्या रहा है कि शायद लोगों ने न्यूज़पेपर्स पढ़ना छोड़ दिए हैं। बहुत कुछ मीडिया पर डिपेंड करता है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पर ज्यादा ध्यान है और पढ़ना कम कर दिया है। मेरे ख्याल से पढ़ना भी चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए, ये बहुत जरूरी है, जो कि मुझे लगता है कि शायद बहुत कम हो गया। लोग न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं है, किताबें पढ़ते ही नहीं है, और वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। आपने किस तरह से मेहनत की इसके लिए? मुझे लगता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हम मतलब एक आग की तरह है इंटरनेट, उसे हम अपने आप को सेक भी सकते हैं और जला भी सकते हैं। अगर हम ओवर यूज करेंगे तो अपने आप को जला बैठेंगे, और अगर हम सेकेंगे तो फिर उससे बहुत सारी चीजें निकल के आ सकती है। जैसे अब इंस्टाग्राम ही ले लीजिए, उसमें इतने सारे पेजेस होते हैं, अगर हम रील्स के अलावा उन पेजेस को देखें जहाँ पे यूपीएससी के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन मिलती है, अगर हम स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे और हमें सिर्फ ऐसे ही हमने पेजेस लाइक किए हुए जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन ही मिल सकती है, तो वहां से हम अपने फ्री टाइम में भी, अपने एंजॉय वाले टाइम में भी हम काफी चीजें सीख सकते हैं। हाँ, नहीं, ये तो बिल्कुल हमारे, ये तो यूजर पर है एक्चुअली, कि वो यूजर जो है वो उस मीडिया का किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। क्या उस मीडिया को वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है या वक्त जाय करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जो भी मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या किसी भी तरह का मीडिया हो, हर तरह का, प्रिंट मीडिया में भी खराब चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी अच्छी भी हैं, खराब भी हैं। अब आप क्या लेना चाहते हैं उस मीडिया से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या गेन कर रहे हैं। जी, और मैं फिर एक बार उसी पर आऊंगा के शाहरुख। जी, आप कुछ कह रहे थे शाहरुख। मैं एक पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा रिटर्न के बारे में। जैसे रिटर्न से हम लोग ना थोड़ा डरते हैं कि लिखे कैसे, अगर कोई ऐसे है तो वो कैसे लिखे। जैसे मैंने तैयारी की है, मेरा तरीका ये रहा है कि कोई भी हमने मान लो द हिंदू का ही हमने कोई आर्टिकल ले लिया, उसे पहले अच्छी तरीके से पढ़ो, उसमें लिखा क्या, उसे पढ़ने के बाद में 10 मिनट मेमोराइज करने की कोशिश करो, और जो आपने मेमोराइज किया, जो पढ़ा है, उसे ही लिखने की कोशिश की, तो उससे आपकी जो रिटर्न कैपेबिलिटी है वो बहुत अच्छे लेवल की हो जाएगी। लेकिन ये आपको रेगुलरली करना पड़ेगा। जी जी, तो ये जो मैं फिर दोबारा उसी पर आता हूँ, एसएससी का रिटन एग्जामिनेशन, चूंकि आपने रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया है, तो इसमें किस तरह का पेपर होता है एसएससी में? मेनली क्या चीजें ज्यादा उसमें आती हैं? इसमें रिटन टेस्ट में ऐसे होता है, और ऐसे सिर्फ ऐसी ही चीजों से पूछा जाता है जो आजकल हॉट टॉपिक्स है। जैसे अभी हमारा 1 महीने बाद अगर कोई एग्जाम होने वाला है, रिटन एग्जाम है, तो इस साल 1 साल में क्या हमारे हॉट टॉपिक्स रहे हैं, उसी के ऊपर आएगा। उसके साथ हमारी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई उसमें था क्या, इंफॉर्मेशन उस टॉपिक के बारे में हमारी पूरी हो। तो थोड़ा जब ऐसे लिखते हैं तो अपना जो ऐसे है वो एक अच्छे से कोट के साथ, अच्छे और रिलेटेड कोट के साथ शुरू करें।
जी जी। और ऐसे को ना थोड़ा ऑर्गेनिक बनाने की जरूरत है। ऑर्गेनिक आई मीन टू से, बाय ऑर्गेनिक आई मीन टू से कि हमें ना कोई भी अगर टॉपिक है तो उसे क्या, क्यों और कैसे में बांट के अगर हम लिखेंगे तो वो ज्यादा हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। जी कि जी। मान लो साइंस के ऊपर ही अगर कोई टॉपिक आ गया तो हम पहले उसका आंसर दे कि साइंस है क्या, साइंस हमें क्यों जरूरी है, और साइंस का हम कैसे यूज अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं। तो कंक्लूजन के साथ मतलब ऐसे अगर ऑर्गेनाइज करके लिखेंगे तो बहुत ज्यादा मतलब इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा, इजी टू राइट भी हो जाएगा, और जी जी। अच्छे मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं इसके। हाँ, और ये जो मीडियम होता है इसमें एग्जामिनेशन का, वो मीडियम इंग्लिश होता है कि हिंदी होता है? सर मेरा मीडियम दोनों था, मैंने हिंदी में भी लिखा है, अंग्रेजी में भी लिखा है। वैसे जहां तक मुझे नॉलेज है उसमें हम चूज कर सकते हैं कि आपको हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में। हाँ हाँ, यानी अवेलेबल है, ऑप्शन अवेलेबल है। जो लोग हिंदी मीडियम से जाते हैं उनके लिए हिंदी मीडियम का ऑप्शन है, और जो लोग इंग्लिश चूज करना चाहते हैं उनके लिए इंग्लिश का ऑप्शन है। और इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है? जो हमारा सीजीएल की पोस्ट होती है उसमें ग्रेजुएशन चाहिए होता है, और जो हमारी स्टेनोग्राफर की पोस्ट होती है उसमें 12th चाहिए होता है, और ऐसे CHSL की पोस्ट जो होती है दिल्ली पुलिस वगैरह की उसमें 12th चाहिए होता है। तो 12th मिनिमम है, और मैक्सिमम आप ग्रेजुएशन के साथ जा सकते हो। हाँ सीजीएल में काफी सारी पोस्ट होती है जिसमें फिर सीए अगर आप है तो भी आप तो उसके लिए फिर अलग से पोस्ट हो जाएगी। तो ऐसे डिवीजन भी होता है, लेकिन अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप एलिजिबल है और सीजीएल की तैयारी कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपने किसी भी सब्जेक्ट में किया है, और हाँ, लेकिन फिर मान लीजिए स्टेनो है, तो स्टेनो के लिए उसके पास कोई डिप्लोमा होना चाहिए? स्टेनो के लिए अगर डिप्लोमा है तो वेल एंड गुड है। स्टेनो का एग्जाम मैंने दिया नहीं है, मुझे इतना स्टेनो के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि स्टेनो का वो अपने आप से ही एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। हाँ उसमें अगर आप क्लियर कर जाते हैं तो उनका उनका पैरामीटर अगर आप क्रॉस कर जाते हैं तो फिर मेरे ख्याल से कोई सर्टिफिकेट्स की कोई जरूरत नहीं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है, लेकिन यानी मैं ये बोलूंगा कि आप सर्टिफिकेट लेके रख ले, जहां से भी आप तैयारी कर रहे हैं, जहां से भी सीख रहे हैं, तो सर्टिफिकेट लेके आप रखें। हो सकता है एसएससी में ना जरूरत हो, लेकिन और कहीं आपको पड़ सकती है, तो वो सर्टिफिकेट आप लेके रखें। हाँ, नहीं, और ये कि जिन लोगों को इस एग्जाम की तैयारी करनी है, सबसे पहले तो उनको इस एग्जाम के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए कि मुझे अगर एसएससी का एग्जाम देना है तो किस चीज के लिए मुझे एग्जाम देना है, उसकी मैं तैयारी करूं। उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है उसकी मैं तैयारी करूं। पहले मैं एलिजिबल हो जाऊं, लाइन में लगने के लायक हो जाऊं, और जब मैं लाइन में लगने के लायक हो गया तो अब मुझे उसी हिसाब से तैयारी करनी है कि नहीं, मुझे कंपटीशन देना है और मुझे कंपटीशन में आना है, सिलेक्ट होना है। ये एक माइंड बिल्कुल सेट बिल्कुल। होना चाहिए। अगर माइंड सेट मेरा पहले से ही हो जाएगा कि नहीं, कहाँ होगा, हमारा तो नहीं होना है, ऐसा नहीं होना है, वैसा नहीं होना है, बड़ा टफ है, टफ है, तो वो जो बैठने वाले हैं वो भी तो आप ही के जैसे हैं ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बस फर्क इतना है कि उन्होंने मेहनत ज्यादा की है, आपने मेहनत कम की है। आपका माइंड सेट जो है पॉजिटिव नहीं था, उनका माइंड सेट पॉजिटिव था। वो हार्ड वर्क कर रहे थे, रात दिन 8-8 घंटे 10-10 घंटे उसी काम के लिए उन्होंने डेडिकेट किया था, इसलिए वो सिलेक्ट हो जाते हैं। और चूंकि आपने नहीं किया इसलिए आप सिलेक्ट उसमें नहीं हुए। तो ये एक फर्क है माइंडसेट का। तो मेहनत करने अब से मैं सब कुछ हासिल होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, जी मैं सर ये मानता हूँ कि करने का सिर्फ ना करने के 70 बहाने हो सकते हैं, और हाँ, करने का सिर्फ एक बहाना होता है कि मुझे करना है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हमने देखा है यही। बहुत से बच्चे हमने देखे हैं जो गांव से आते हैं और बिल्कुल हिंदी मीडियम से आते हैं। उनके घर का माहौल भी एजुकेशन वाला माहौल नहीं है, माँ बाप भी पढ़े लिखे नहीं हैं, उसके बावजूद वो बच्चे आते हैं, शहरों में आते हैं, मेहनत करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। क्योंकि बिल्कुल सर, लगन की वो बात ये होती है। सोच कर आते हैं कि अब मुझे वापस नहीं जाना, अब मुझे वापस नहीं जाना है, अब मुझे मेहनत करनी है और मुझे इस कंपटीशन में आना है। ये एक माइंडसेट होना चाहिए, ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए, ये तय कर लें कि नहीं, हमें इस कंपटीशन में आना है, ये हमें काम करना है। तो अगर ये सोच लिया जाएगा और अपना एक टारगेट जरूर बनाएं, हम गोल बिल्कुल सामने जरूर रखें कि मुझे करना क्या है जिंदगी में, चाहे वो गोल छोटे छोटे गोल हो, बड़ा गोल बाद में भी हो सकता है। जैसे आपने कहा कि आपको प्रोफेसर बनना है, वो आपका एक लॉन्ग टर्म मेन गोल है आपका कि प्रोफेसर बनना है। लेकिन उससे बनने से पहले हो सकता है मुझे यहाँ मेरा एक पड़ाव है छोटा सा, फिर उसके बाद एक और दूसरी जगह मेरा पड़ाव होगा, लेकिन मुझे अल्टीमेटली जाना यूनिवर्सिटी में है और प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश बनना है ना। बिल्कुल सर, ये एक बिल्कुल। तरीका है। तो बहरहाल हम्म, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जाते जाते अभी हमारे पास 2-3 मिनट का वक्त है। मैं चाहूंगा कि आप फिर से एक बार 2-3 मिनट में
उन बच्चों को जो एसएससी का एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी देना चाहते हैं, उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, वो आप 1-2 मिनट में आप समराइज करें। पर मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो अपने आसपास के बारे में जागरूक रहे कि दुनिया में हो क्या रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है। अपने कान और आँख खुले रखे। तो डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ते रहे। न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत बिल्कुल खत्म होती जा रही है युवाओं में और बच्चों में भी। तो अपने घर में इस चीज की आदत डालें, न्यूज़पेपर पढ़े। और जो भी आप पढ़ रहे हैं, किसी भी लाइन में है, आप 9th में है, 12th में है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। पहली बात तो ये है। हाँ, अगर आप 9th में है तो आपके पास प्रिविलेज ये है कि आप अपने ही सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। मतलब ये मत सोचिए कि बस मुझे 80% मार्क्स लाने हैं और बस मैं इतना ही मेरा टारगेट है। अब मार्क्स को टारगेट मत बनाइए, आप अपनी नॉलेज को टारगेट बनाइए। जब आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे ना अच्छे से, तो आपको चीजें अपने आप ही आसान लगने लगेगी। एनसीईआरटी पढ़िए, उसके साथ में करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। तो मेरे ख्याल से मुझे तो नहीं लगता है कि कोई भी एग्जाम आप क्रैक नहीं कर पाओगे अगर इस तैयारी। डिपेंड्स ऑन योर डिटर्मिनेशन। बिल्कुल सब कुछ जो है वो आपकी अपनी डिटर्मिनेशन पर निर्भर करता है कि आप कितने उस एग्जाम को या उस टारगेट को हासिल करने के लिए कितने मैं कहूंगा बल्कि इसके लिए वर्ड जुनूनी है। बिल्कुल सर। अगर आपके अंदर जुनून है उसको हासिल करने का, तो आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते कि आप सही रास्ते पर चल रहे हों, सही दिशा में चल रहे हों और सही तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहरुख, आपने वक्त निकाला। और हमारी आशाएं हैं, उम्मीदें हैं कि आप अपने जो मिशन प्रोफेसर है उस मिशन में एक दिन आप जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। और हम आगे भी मिलते रहेंगे। हमारी तमाम दुआएं, आशाएं, उम्मीदें आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखा दोस्तों आपने, ये थे हमारे आज के मेहमान शाहरुख खान पसौंडा गांव से। और आप इस वक्त ट्रांसलेशन ऑफिसर हैं एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रायपुर, छत्तीसगढ़ में। आपने उनका जो एम्स का अपना इंटरनल एक एग्जाम होता है सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, वो एग्जाम आपने क्लियर किया। और आपने ये भी बताया कि आपने लेटेस्ट एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो एग्जाम होता है वो भी आप क्रैक कर चुके हैं और इंटरव्यू भी आपका हो चुका है। बस फाइनल लिस्ट आनी बाकी है और हमें ऐसी उम्मीद भी है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। शॉर्ट लिस्ट जो निकलेगी उसमें उनका नाम होगा, ऐसी हमें आशा है। हमने देखा कि उन्होंने मेहनत की है, और मेहनत की है तो वो अपने मिशन की तरफ, कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका मिशन तो है अल्टीमेटली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना, लेकिन छोटे छोटे टारगेट्स के साथ में अब वो ट्रांसलेशन ऑफिसर हैं, फिर शायद एसएससी में आ जाएं और उसके बाद फिर वो कंटिन्यू करते रहेंगे। अभी भी वो मेहनत कर रहे हैं अपने ख्वाब की तरफ, अपने ख्वाब को पूरा करने की तरफ। तो जो लोग ख्वाब देखते हैं उनके लिए ये लाजिम हो जाता है कि वो अपने ख्वाबों की ताबीर हासिल करने के लिए मेहनत करें। और आप मेहनत जब करेंगे तो आपके ख्वाब जरूर पूरे होंगे, आपके ख्वाबों की ताबीर जरूर पूरी होगी। मेहनत करते रहिए, जब मेहनत करेंगे तो आपको उसका सिला जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हैव अ ग्रेट टाइम।